चैप्टर है न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, छोटी छोटी बातें जो है इसमें न्यूक्लियस वाले में जो आने वाला है। तो न्यूक्लियन एक टर्म आएगा न्यूक्लियन का। तो व्हाट इज न्यूक्लियन? तो न्यूक्लियस मेड अप न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ईच वन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से जो मिलकर बना रहेगा ना उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। तो आपके दिमाग में होना चाहिए बात, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से ईच वन में से जो मिलके बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड है ये, ठीक है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन होगा उसे ही क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटम का जो प्रोटॉन होता है वही होता है क्या हमारा? एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेड बाई जेड, ठीक है ना। इसे किससे दिखाया जाता है? इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को किससे प्रेजेंट करेंगे? जेड से। जेड बराबर हम पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन सच दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, ईच वन। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियन सच दैट, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियन। दोनों से मिलकर बनता है क्या हमारा? न्यूक्लियन। तो हम कहा कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे ना वही हमारा क्या है? क्या है? वही हमारा है एटॉमिक मास नंबर। तो पहले ये बात तो समझना होगा कि जो न्यूक्लियन होता है उसमें दोनों चीजों में से कोई एक चीज मिलकर बनाएगा न्यूक्लियन को, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। तो मैंने कहा न्यूक्लियन न्यूट्रॉन से भी बन सकता है, न्यूक्लियन प्रोटॉन से भी बन सकता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब चाहे तो प्रोटॉनों की संख्या चाहे तो न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब कहने का मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का योग जो होगा वो किसको बताएगा? एटॉमिक मास नंबर को बताएगा। मतलब एटॉमिक मास नंबर बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को यहाँ क्या बोला गया है? न्यूक्लियन बोला गया है। तो मतलब सम ऑफ न्यूक्लियन या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, दोनों का योग क्या बोला जाएगा? परमाणु भार। क्या बोलते हैं इसे? परमाणु, हिंदी में कहा जाता है इसे परमाणु भार। तो एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का समेशन का योग क्या देगा? एटॉमिक मास नंबर देगा। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई एलिमेंट एक्स मान लो, ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर, जेड हमारा क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, और ये हमारा क्या हो गया? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर ये बराबर एन प्लस पी लिख सकते हैं हम, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर मैंने बताया न्यूक्लियनों का क्या होता है? योग होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियनों का न्यूट्रॉन भी हो सकता है न्यूक्लियन, और प्रोटॉन भी हो सकता है न्यूक्लियन। इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा, रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंटेड बाई जेड। अब एक टर्म और आता है इस न्यूक्लियस चैप्टर में, सम न्यूट्रॉनिक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक, और इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आइसोटोन। क्या बोला जाएगा? टर्म को पकड़िएगा, इसको बोलते हैं आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होता है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम इन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोन। अगर हमारे पास जितने एलिमेंट हैं उनके क्या सेम हो जाए? न्यूट्रॉन। अगर एलिमेंट के न्यूट्रॉन सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना, या फिर आइसोटोन, ठीक है ना। हिंदी वाले सबसे थोड़ा क्लियर हो रहा है। सम न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रॉन क्या हो? सम, मतलब इक्वल हो, ठीक है ना। और इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन, ठीक है ना। जैसे क्रोमियम है हमारे पास, रुबेडियम है, तो 36 में से 86 जाएगा, मतलब हम न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। ए बराबर होता क्या हमारे पास? ए बराबर एन प्लस जेड होता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड। तो हम जब एन की वैल्यू निकालेंगे तो 86 माइनस 36 आएगा कितना? 50। कितना आएगा? 50। ऐसे ही हम अगर एन निकालें तो हम कहेंगे 87 माइनस 37, 87 माइनस 37, और 87 माइनस 37 से क्या आएगा? 50। तो इससे क्लियर हुआ कि दोनों का न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। और जब दोनों एलिमेंट का न्यूट्रॉन सेम है तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोन। दिस इज कॉल्ड आइसोटोन। तो ध्यान में रखना, ये एग्जांपल आपके दिमाग में रहने चाहिए, आइसोटोन के एग्जांपल्स। उसके बाद हम आइसोबार और आइसोटोन तो देख लिए, तो और भी आइसो वाले टर्म और भी देखते हैं कि क्या क्या आइसो में होने वाले हैं, ठीक है।
आइसोबार। हेलो, आइसोबार को देखेंगे हम। आइसोबार क्या है? जिसे हम कहते हैं समभारी। क्या कहेंगे? समभारी। द एटॉमिक मास नंबर इज सेम इन एलिमेंट, जिसमें एटॉमिक मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास नंबर इज सेम, तो उसे हम कहेंगे आइसोबार, हिंदी में कहते हैं समभारी। एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना, लेड और बिस्मथ। 82, 83, 214, 214 ये सेम है, जेड क्या है हमारा? डिफरेंट है। समभारी। समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? जिसमें एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। वो डिफरेंट, ये डिफरेंट बट जेड सेम। तो एग्जांपल इसका क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। कौन से है? सबसे बढ़िया इसके होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है ना। 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्यूटोरियम, ऐसे कुछ इसका नाम है। तो आप ऐसे याद रखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। एक एमयू बराबर होता है, अब हम एक एमयू को देखेंगे। एक एमयू की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट। एक एमयू बराबर C के पावर 12, मतलब कार्बन परमाणु बटे कार्बन परमाणु का हिस्सा बटे 12। तो ये देगा एक एमयू की वैल्यू। तो एक एमयू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.66 × 10 के पावर -27 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। और एक एमयू को जो हम जिस मशीन से डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं, उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से ही एक एमयू की वैल्यू निकल के आती है। तो एक एमयू की वैल्यू आप रट्टाफिकेशन आप याद रखेंगे, कोई अलग से इसको डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो 1.66 × 10 के पावर -27 किलोग्राम एक एमयू की वैल्यू हम डायरेक्ट वैल्यू में पुट करेंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकली वैल्यू आएंगे, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है? इतना नोट करेंगे। अब नहीं मिलेगा, नहीं क्यों मिलेगा? 12th कभी जीवन में, 12th कभी मिलेगा जीवन में? आप नहीं, हाँ दोबारा फेल हो जाओ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास वो स्टेमिना की कमी हो जाएगी। तुम दोबारा पढ़ लो, नहीं तुम 10 बार पढ़ लो, लेकिन पढ़ रहे हो तो उसी में, तो वो तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा ना। टाइम इज पास्ट नेवर रिकॉर्ड। जो समय गया वो तो दोबारा वापस नहीं आएगा। आपकी मर्जी, आप बर्बाद कर दो या तो आबाद कर दो, है कि नहीं। फिर कहोगे स्कूल के सामने से गुजरोगे, कहोगे हाय रे दैया हमारे स्कूलिया, कहोगे नहीं, लास्ट टाइम, योर लास्ट टाइम। 2 महीने जो लास्ट बचे हैं, 2-2.5 महीने, बस वो आपके लास्ट टाइम है पूरे लाइफ के एंडिंग के, है कि नहीं। फिर मिलेगा क्लास 12 कभी? है, बड़ा दिक्कत हो रहा था ना कि LKG में पढ़े, UKG में पढ़े, 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए? 12th में पढ़ गए। और जब 12th में पढ़ रहे हो तब भी तुम्हें बड़ा बर्डन महसूस हो रहा है कि अरे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परेशानी रोज हो रही है ना। और मन कर रहा है कब स्कूल से छुटकारा मिलता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? मतलब एक सिचुएशन ऐसा है आपके साथ कि आपका मन कर रहा है कब स्कूल से छुटकारा मिले और फिर ऐसी ऐस है। तो ऐसा तुम्हारा भूल है कि ऐसी ऐस है ना। कहते हैं ना, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो और हर तरह का वहम पाल लो, लेकिन ये वहम मत पालना कि इंटर के बाद तुम क्या करोगे, ऐसी ऐस करोगे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असली मजा तुम्हारे इंटर का ही है। इसके बाद ना लाइफ में स्ट्रगल हो जाएगी बहुत जबरदस्त वाला। अब तुम्हें जब कुछ चीजें, मतलब घर से वही चीजें मिलेंगी, मतलब मिलेंगी ही नहीं तुम्हें। अब ऐसे तो तुम्हें मांग लेते हो मिल जाता है ना, अब इसके बाद में तुम्हें खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। मिलेंगी, लेकिन अब तुम्हें उस चीजों की आवश्यकता बढ़ेगी, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अब उस लेवल का कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, समझ रहे हो नहीं। तो भाई वही है कि अब तुम्हारा वो चीजें मिस होने वाली हैं। इसको बड़ा एंजॉय के साथ बिताओ, क्योंकि ऐसा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये लाइफ नहीं मिलेगी दोबारा, बहुत मजेदार चीज। चलो इधर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है उसके बारे में हम बात करेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर पे जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस के सेंटर पे जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्या? न्यूक्लियस के सेंटर पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। किसी भी एटम में आप अगर घुसोगे तो उसके अंदर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी क्या मिलेगी? ज्यादा, घनत्व तो उसका ज्यादा मिलेगा। लेकिन उससे दूर जाओगे, थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो आपको डेंसिटी थोड़ा कम फील होने लगेगा। मतलब ये होता है एक्चुअली, ठीक है ना। हर चीजों में आप ऐसे आप जो एज्यूम कर सकते हो कि डेंसिटी अंदर जाने पे ज्यादा मिलेगी और बाहर आने पे कम मिलेगी। तो न्यूक्लियस सेंटर पे डेंसिटी क्या होती है? मैटर की डेंसिटी मोर होगी। और अगर हम फॉर डिस्टेंस की बात करें तो फॉर डिस्टेंस में जो मैटर का डेंसिटी होगा वो क्या होगा? वो होगा कम। वो क्या होगा? कम होगा। उसी यहाँ पे हम यहाँ देख लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है m = v × d का, महावीर दुबे वाला।
m बराबर v इंटू डी की जगह मैंने रो लिख दिया है, तो रो बराबर m बाई v। m की जगह मैं एटॉमिक मास को लिखना चाहूंगा, m हमारा एटम का एटॉमिक मास हो गया और v हो गया हमारा इस स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम आप बचपन से जानते हैं 4/3 पाई आर घाते v, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, a बाई 4/3 इंटू पाई आर रो, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है रेडियस की, मुझे वैल्यू निकालनी है इसके साइज की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एटम की साइज की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। r बराबर हो जाएगा, देखो मैंने इसे पलटी कर दिया, तो 4/3 पाई a बटे रो हो गया, 4/3 पाई और रो की वैल्यू, इन सब की वैल्यू क्या है हमारे पास? फिक्स है। इन सब की वैल्यू क्या है हमारे पास? फिक्स है। तो फिक्स वैल्यू को डाल दो प्रोपोर्शनल में, गठरी में कस दो, क्योंकि ये निकल के भाग ना पाए। तो कांस्टेंट चला गया, कांस्टेंट में ये जितनी कांस्टेंट वाली चीजें हैं उसे मैंने इस प्रोपोर्शनल वाली गठरी में डाल दिया। हमारे पास प्रोपोर्शनल में ये दिखाई दे रहा है। आर की वैल्यू मैं इधर भेजूंगा तो वहां पे हो जाएगा इसका क्यूब रूट। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। अब क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 निकालना पड़ेगा मुझे, वो तो एटम के लिए निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे 4/3 और पाई की वैल्यू और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सबकी वैल्यू यहाँ रख के, क्योंकि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फिक्स है और फिक्स है तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे एक वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू होगी 1.2। कितना होगी? 1.2। तो आर नॉट की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.2 फर्मी मीटर। तो फर्मी मीटर में आंसर आता है, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे आराम से पुट कर देंगे, मतलब उसकी वैल्यू को हम आर नॉट मानेंगे। क्या मानेंगे? आर नॉट। तो आर नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1.2 फर्मी मीटर, या तो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर फर्मी मीटर में, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे सामने देखो, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 27। और जो हमारा एक एक्स एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 64 है, कोई एलिमेंट है। और हमने इसका R1 निकाल सकते हैं, तो R1 बराबर कहेंगे R1 R नॉट ए के पावर क्या होता है? 1/3। तो ए का मतलब 27 के पावर 1/3। R2 अगर इस एटम के लिए देखें, दूसरे एटम के लिए, तो R नॉट बराबर 64 के पावर 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। तो अब एक आराम से देख लेना, मुझे ना इनका रेशियो चाहिए, R1/R2 का रेशियो चाहिए। तो आप R1/R2 कर लो। R नॉट 27 के बटे 1/3 बटे R नॉट 64 के बटा 1/3। ये R नॉट कट गया, 27 के पावर 1/3 मतलब 3। अरे क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट और 64 के पावर 1/3 का मतलब 4। तो इनका रेशियो कितना है? 3/4। इस तरह से अगर रेशियो पूछा जाएगा तो हम आराम से वैल्यू को निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मूला आपके सामने है, आपको इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट वाली R नॉट की वैल्यू है कितनी है। ठीक है।